हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आज के क्वेश्चन सीरीज है 101 से 125 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि आपूर्ति की दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नता का होना स्वाभाविक होता है। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मांग और पूर्ति का समन्वय होता है। ऑप्शन सी है कि हेक्स्चर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार व्यापार विकसित होने पर श्रम की दरें घट जाती है, यानी जैसे जैसे व्यापार विकसित होने लगता है वहाँ पे श्रम की दरें घट जाती हैं। ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन 1 है उदारीकरण और वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया है। ऑप्शन 2 है उदारीकरण से व्यापार में आरोपित कोटा प्रशुल्क तथा जो प्रशासकीय अवशेष है वो कम हुआ है। ऑप्शन 3 है विश्व की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण ने एकीकृत करने का प्रयास किया है। इसमें बताना है कथन सही है, हमें सही कथन बताना है। ऑप्शन दिया है तो इसमें जो हो जाएगा ये तीनों कथन सही है कि अंतर्राष्ट्रीय उदारीकरण और वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाया भी है। उदारीकरण से व्यापार में जो आरोपित कोटा प्रशुल्क होता या फिर जो शुल्क या प्रशासकीय अवशेष जो लगाए जाते हैं ये कम हुए हैं। और विश्व की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण ने एकीकृत मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है वो सबको पूरे विश्व को एक करने का प्रयास किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है बताना है। ऑप्शन ए विश्व व्यापार को क्षेत्रीय संगठनों ने बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। ऑप्शन बी है अंतः एवं अंतरा प्रादेशिक व्यापार एक दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा है असत्य नहीं है, असत्य नहीं पूछा है तो इसमें तीनों ही असत्य नहीं है, क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय संगठन है ये विश्व व्यापार के क्षेत्रीय संगठन सबने बड़े स्तर पर व्यापार को प्रभावित किया है। या फिर जो अंतर प्रादेशिक व्यापार होता है एक दूसरे के मतलब जो दो प्रदेशों के बीच में व्यापार होता है वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। अंतर या अंतर यानी अंतर यानी एक ही प्रदेश के अंतर्गत व्यापार हो रहा है और अंतर प्रादेशिक यानी दो प्रदेशों के अंतर्गत व्यापार की क्रियाएं हो रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र ये भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों का तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र के भूगोलवेत्ताओं ने सर्वप्रथम प्रदेश के विकास के विषय में राजनैतिक एवं भौगोलिक तत्वों का साक्ष्य प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है जर्मन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड व ऑप्शन डी है रूस। तो इसमें पूछ रहा है कि भूगोल किस क्षेत्र के भूगोलवेत्ताओं ने सर्वप्रथम प्रदेश के विकास में राजनीतिक एवं भौगोलिक तत्वों का साक्ष्य प्रस्तुत किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मन। सर्वप्रथम हमने प्रदेश के विकास में राजनीतिक या भौगोलिक तत्वों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जर्मन के भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित करने का श्रेय होता है या दिया जाता है? किनको दिया जाता है, किनको गया ये श्रेय? ऑप्शन ए है मॉरिस डेविस, ऑप्शन बी है महबूब हक, ऑप्शन सी है ओलोंसो, ऑप्शन डी है मिर्डल। तो जो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक है ये सूचकांक दिया गया है महबूब उल हक द्वारा। ये एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। तो इसका राइट हो गया आंसर ऑप्शन बी महबूब उल हक द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक असमानता को जन्म देने वाला कारण है? प्रादेशिक असमानता को जन्म देते हैं इसमें से कौन से कारण? ऑप्शन ए है भौगोलिक कारण, ऑप्शन बी सांस्कृतिक कारण, ऑप्शन सी राजनीतिक कारण व ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी ये सभी। भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ये सारे कारण हमें प्रादेशिक असमानता को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 107 है कि प्रादेशिक असंतुलन समस्या है। ऑप्शन ए है विकसित देशों की, ऑप्शन बी है विकासशील देशों की, ऑप्शन सी पिछड़े राष्ट्रों की, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो प्रादेशिक असंतुलन है ये समस्या हो जाएगा ऑप्शन बी विकासशील देशों की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 108 है कि थीसियन बहुभुज विधि द्वारा प्रदेशों का सीमांकन किसके द्वारा किया है, किसने किया है इस विधि का प्रयोग करके थीसियन बहुभुज विधि का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए फासेट ने, ऑप्शन बी है बोगवे द्वारा, ऑप्शन सी है एमसी बुन्स ने, वो ऑप्शन डी है बेन महोदय ने। तो इस विधि का प्रयोग किया है थीसियन बहुभुज विधि का बोगवे द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 109 है कि कोर पेरिफेरी की संकल्पना का संबंध किस विद्वान से है। ऑप्शन ए है मिर्डल, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है पेरॉक्स, व ऑप्शन डी है स्मिथ द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रीडमैन द्वारा कोर पेरिफेरी कंसेप्ट दिया गया है इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक प्रदेश का उदाहरण है। ऑप्शन ए है भाषा प्रदेश, ऑप्शन बी है जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी है भू आकृति प्रदेश, व ऑप्शन डी है नगर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी नगर प्रदेश। नगर प्रदेश क्योंकि पूरी कनेक्टिविटी या कहें परिवहन के साधनों से जुड़ा रहता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज या बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसे हम कार्यात्मक प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो नगर आ जाएगा, नगर प्रदेश जो हो जाएगा ये आ जाएगा कार्यात्मक प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 111 है, विकास की संकल्पना है। ऑप्शन ए गत्यात्मक, ऑप्शन बी है स्थैतिक, ऑप्शन सी है शाश्वत, व ऑप्शन डी है परिपूरक। तो जो विकास की संकल्पना है एक गत्यात्मक संकल्पना है, विकास निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 112 है कि प्रदेश एक जैविक इकाई है, यह कहा था किसने। ऑप्शन ए है हर्बर्टसन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है स्पेंसर ने, व ऑप्शन डी दिया है हार्टसन ने। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन ए, हर्बर्टसन महोदय द्वारा कहा गया है कि प्रदेश एक जैविक इकाई है। और ये जो है हर्बर्टसन ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, हर्बर्टसन महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 113 है कि एक देश कम विकसित देश से अधिक विकसित स्तर की ओर अग्रसर होता है, किसके द्वारा। ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी अंतराल द्वारा, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा, ऑप्शन सी व्यावसायिक संरचना द्वारा, ऑप्शन डी सांस्कृतिक समागम द्वारा। तो एक देश जो कम विकसित से अधिक विकसित की तरफ वो अग्रसर होता है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का आपस में इनका ये हस्तांतरण करते हैं, विकसित देशों से इनके पास आते हैं, तो फिर ये भी उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अग्रसर होते हैं और विकास की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 114 कि इनमें से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए सड़कें, ऑप्शन बी संचार लाइनें, ऑप्शन सी नहरें, और ऑप्शन डी केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र। तो इसी तरह प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है या आधारभूत अवसंरचना का वहां का तत्व नहीं है, तो ऑप्शन इसमें से हो जाएगा नहरें। नहरें जो है प्रादेशिक अवसंरचना का तत्व नहीं है। सड़कें, संचार लाइनें और केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र जो होता है वो सारे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 115 है कि प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है कृषि का विकास, ऑप्शन बी संतुलित विकास, ऑप्शन सी है भारी उद्योगों का विकास, ऑप्शन डी है लघु उद्योगों का विकास। तो जो हम प्रादेशिक नियोजन या कोई भी देश या कोई भी प्रदेश वहाँ के संसाधनों को ध्यान में रख के जो भी नियोजन करता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ पे संतुलित विकास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 116 है कि
किस शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ता ने राजनीतिक इकाइयों की परिसीमा में भौगोलिक परिसीमा को पुनर्व्यवस्थित किया? ऑप्शन है 18वीं सदी में, ऑप्शन बी है 19वीं सदी में, ऑप्शन सी है 20वीं सदी में और ऑप्शन डी है 17वीं सदी में। तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक इकाइयों की परिसीमा में भौगोलिक परिसीमा को पुनर्व्यवस्थित किया, ये किया 18वीं सदी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 117 है, भूगोल का सारांश पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है बुआक द्वारा, ऑप्शन बी है गेटेरर, ऑप्शन सी है मेरिडल और ऑप्शन डी है मॉरिस डेविस। तो जो भूगोल का सारांश है इस पुस्तक के लेखक हैं गेटेरर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118, भूगोल में प्रदेश को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए है औपचारिक प्रदेश, ऑप्शन बी है कार्यात्मक प्रदेश, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, क्योंकि इस भूगोल में जो है औपचारिक प्रदेश हो कार्यात्मक प्रदेशों में बांटा गया है, दो प्रदेश के रूप में निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 119 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रादेशिक असमानता के कारण हैं? ऑप्शन ए संसाधनों का असमान वितरण, ऑप्शन बी है भौगोलिक विषमता, ऑप्शन सी सामाजिक पिछड़ापन और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रादेशिक असमानता के कारण संसाधनों का असमान वितरण हो गया, भौगोलिक विषमता, वहाँ पे यदि हमें अधिकांशतः उच्चावचीय विषमता है, जैसे कहीं पर्वत पठार मैदान इस तरह से हैं, तो हमें उसके विकास में असमानता देखने को मिलता है। पर्वतों की अपेक्षा हमें मैदानी क्षेत्र में विकास का स्तर उच्च देखने को मिलता है। उसी तरह सामाजिक पिछड़ापन, जहाँ पे सामाजिक पिछड़ापन बहुत अधिक है वहाँ पे विकास कम देखने को मिलता है, जहाँ पे सामाजिक पिछड़ापन कम है या वहाँ पे साक्षरता का स्तर उच्च है, सारी जो भी आधारभूत सुविधाएं होती है सारी प्राप्त है, तो वहाँ पे हमें प्रादेशिक असमानता कम देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे प्रादेशिक असमानता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 120 है कि भारत में प्रादेशिक विषमताओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि पंजाब एवं केरल के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विषमता कम है। ऑप्शन 2 है जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित हैं। ऑप्शन 3 है आंतरिक भागों की तुलना में तटीय क्षेत्र अधिक विकसित हैं। उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसमें से देखिए, इसमें जो हो जाएगा सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। कि जो पंजाब और केरल ये सारे राज्य हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में इसमें विषमता बल्कि कम है। जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित है व आंतरिक भागों की तुलना में जो तटीय क्षेत्र है अधिक विकसित है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में पहले तो उपजाऊ मिट्टी है, तो इस वजह से भी जनसंख्या का सघनता है। साथ ही साथ ये क्या है कि बंदरगाहों द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमें व्यापारिक सुविधाएं अधिक देखने को मिलती है, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पे है, तो रोजगार के साधन की वजह से भी ये क्षेत्र जो है विकसित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 121 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देखिए भौगोलिक विशेषताएं हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी राज्य। इसमें देख लेते हैं, मृत घाटी जो है, मृत घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है कैलिफोर्निया में। और देखिए जो एडवर्ड पठार है, ये जो है इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है टेक्सास प्रांत में। जो सोनोरान मरुभूमि है, ये जो है मैक्सिको व अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा अमेरिका का एरिजोना प्रांत। और जो घासी कक्ष है ये जुड़ा हुआ है फ्लोरिडा तट से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 122 है कि एक औपचारिक क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसे अर्थशास्त्र, भौतिक गुण और सांस्कृतिक या सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है। कारण है देश, राज्य और शहर औपचारिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो औपचारिक क्षेत्र एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे अर्थशास्त्र, भौतिक गुण, सांस्कृतिक या सरकार द्वारा परिभाषित किया जाता है, सही है। और देश, राज्य, शहर ये सारे के सारे क्या है? औपचारिक क्षेत्र के उदाहरण, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 123 है, कथन ए है कि भूमि उपयोग तथा इसमें परिवर्तन का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। कारण है कि भूमि उपयोग से पारिस्थितिकी संतुलन पर प्रभाव पड़ता है।
तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन ए तो सही है, साथ ही साथ कारण भी सही है और इसकी व्याख्या के रूप में भी सही ही है कि क्योंकि भूमि उपयोग से पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भूमि उपयोग की वजह से हमारे वातावरण में प्रभाव देखने को मिलता है या परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 124 है कि ये है कि किसी स्थान विशेष में भूमि का अलग-अलग तरीके से प्रयोग होता है। कारण यह है कि कृषि क्षेत्रों में भूमि के विविध प्रयोगों का अध्ययन कृषि भूमि उपयोग के रूप में किया जाता है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा क्योंकि इस कथन दोनों भी सही है और व्याख्या के रूप में भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 125 है कि फसल प्रतिरूप को खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली से समझा जाता है। वही प्रणाली का मतलब पैटर्न से, और कारण है कि भारत में सामान्य प्रचलित फसल प्रतिरूप खरीफ फसल प्रतिरूप एवं रबी फसल प्रतिरूप है। तो ऑप्शन ए तो सही है कि फसल प्रतिरूप को खेत में उगाई जाने वाली फसल प्रणाली से समझा जाता है। वो कारण जो है कि भारत में सामान्य प्रचलित फसल प्रतिरूप खरीफ व रबी के साथ साथ जायद भी किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से सर्वाधिक प्रचलन हमें खरीफ व रबी का, क्योंकि इनका किया जाता है जिन क्षेत्रों में जल सिंचित क्षेत्र या फिर जल की उपलब्धता है वहाँ पे हमें जायद की भी कृषि कार्य देखा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से प्रचलन इसमें खरीफ व रबी प्रमुख रूप से रखा जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये जो है आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।